हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स की श्रृंखला की, जिसमें हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स की जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में अक्सर जिनसे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं और जिनकी संभावना बहुत ही अधिक है। तो उन सारे गवर्नर जनरल्स की चर्चा हम अपनी इस सीरीज में करेंगे, जो कि भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के नाम से हम चालू कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे आज लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, इनकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये सवाल अगर पहली लाइन की बात करते हैं तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये सवाल ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन ये जो एग्जाम्स होते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के, उनके लिए अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये किस प्रकार से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने से पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर थे। बाद में जो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ, उसमें यह निर्णय लिया गया कि बंगाल का जो गवर्नर होगा वह भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वह भारत के गवर्नर जनरल बने। और चूंकि बंगाल के गवर्नर को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो यहां से दो महत्वपूर्ण सवाल, जो तीन सवाल हैं, किस एक्ट के द्वारा? 1833 की चार्टर एक्ट के द्वारा। ये यहां पर दो लाइन से हम कंफर्म कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि सबसे पहले इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वह मद्रास के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे पहले कहां के गवर्नर बने? तो मद्रास के गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। और बंगाल के गवर्नर के रूप में ये इन्होंने 5 साल तक अपना कार्यकाल किया, 1828 से लेकर 1833 तक, कुल 5 सालों तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। और बाद में 1833 का जो एक्ट पारित हुआ, चार्टर एक्ट, उसमें इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1833 से 1835 तक, कुल 2 सालों तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कार्यों की, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के महत्वपूर्ण कार्यों की। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने देसी जो रियासतें थी उनके मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण किया। मतलब देसी रियासतें वे रियासतें होती हैं जिनमें स्थानीय जो शासक है उनका शासन रहता था, तो उनमें हस्तक्षेप नीति का अनुसरण लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। हालांकि नीति में अगर एक अपवाद की बात करें तो 1831 ईस्वी में जो मैसूर नरेश थे, उन पर लंबे कुशासन के आरोप के कारण जो मैसूर था उसको ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत ले लिया गया था। लेकिन इसके अलावा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उन्होंने देसी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति का ही पालन किया था। और हस्तक्षेप नीति के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से संधि की थी। तो अगर यह बात आती है कि पंजाब के जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनसे संधि किस आधार पर की गई, तो हस्तक्षेप नीति के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक की पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से संधि हुई थी। और इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और महाराजाओं ने सतलुज और ऊपरी सिंध के मार्ग से व्यापार को प्रोत्साहित करना स्वीकार किया था। जो ये संधि हुई थी इसमें यह स्वीकार किया गया कि सतलज और ऊपरी सिंध मार्ग के जो सिंध के ऊपरी मार्ग है उसमें जो है व्यापार को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह परस्पर संधि हुई अंग्रेजों और महाराज के बीच। अब बात करते हैं कि सामाजिक सुधारों में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या क्या किया। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बहुत ही अहम योगदान दिया था समाज सुधार में। तो उनमें सबसे पहले अगर बात करते हैं राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत करना। सती प्रथा का अंत, जिसमें भारत के महान व्यक्तित्वों में हमने चर्चा की है राजा राम मोहन राय की, जिसमें हमने संपूर्ण चर्चा की है कि उन्होंने अपने क्या क्या योगदान दिया, जिसमें से सती प्रथा महत्वपूर्ण था।
तो राजा राम मोहन राय के महत्वपूर्ण सहयोग से, मतलब अथक सहयोग इनका था, इनके कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत की जो प्रमुख कुप्रथा थी सती प्रथा, उसको समाप्त करने में अपना योगदान दिया। हालांकि जो ये था, इसमें राधाकांत देव नाम के एक रूढ़िवादी ने इस प्रतिबंध का विरोध भी किया था। जो राधाकांत देव थे वो नहीं चाहते थे कि सती प्रथा का अंत हो, क्योंकि वह एक रूढ़िवादी थे और रूढ़िवादिता किसी भी नए चीज में परिवर्तन के लिए हमेशा विरोधी होती है। तो इसी कारण जो राधाकांत देव थे वो इस चीज के, मतलब सती प्रथा के बंद होने के विरोधी थे। आगे बात करते हैं, बेंटिंक ने देवी देवताओं के सम्मुख नरबलि को बंद करवाया। नरबलि जो कि भारत में एक बहुत ही प्रमुख कुप्रथा थी, जिसमें देवी देवताओं के सम्मुख मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी, और राजपूतों में लड़कियों को जन्म के उपरांत मारने की प्रथा जो थी उस पर भी रोक लगाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण जो सामाजिक सुधार में कार्य थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के थे। ये एग्जाम्स में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपना। सबसे पहली बात आती है सती प्रथा का अंत, तो यह राजा राम मोहन राय के सहयोग से भी बेंटिंक ने किया। नरबलि बंद करवाई। जो राजपूत थे उनमें लड़कियों के जन्म के उपरांत जो मारने की प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ कर्नल स्लीमन के सहयोग से इन्होंने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। ठगी प्रथा क्या होती है? क्योंकि भारत में ठगी एक बहुत ही आम शब्द है, सभी लोग परिचित हैं इससे। ठगी प्रथा जिसमें चोर डाकुओं व हत्यारों का एक समूह होता है जो लोगों से धन की लूटपाट करते हैं, लोगों से ठगाई करते हैं। तो उसकी जो कुप्रथा थी, ठगी प्रथा जो थी, उसके उन्मूलन में भी इन्होंने कर्नल स्लीमन के साथ भारत के जो समाज है उसमें सुधार में एक अहम महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। और जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि विलियम बेंटिंक के 7 वर्ष के शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ और प्रायः शांति ही बनी रही। मतलब कोई भी विरोध मुख्य रूप से युद्ध के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नहीं किया गया। और इनका जो कुल 7 साल का कार्यकाल रहा, जैसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल रहे 5 साल तक, और इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल 2 साल तक रहे, तो इनके 7 साल के कैरियर में कोई भी युद्ध नहीं हुआ। चूंकि युद्ध नहीं हुआ और इन्होंने भी, मतलब जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इन्होंने भी युद्ध के द्वारा कोई नया प्रदेश विजित नहीं किया। और अगर एक कुप्रथा की समाप्ति की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय सेना में प्रचलित कोड़े लगाने की प्रथा को समाप्त किया। तात्कालिक समय में एक प्रथा प्रचलित थी कि दंड के रूप में जो भारतीय सेना थी उसमें कोड़े लगाए जाते थे, तो उस कुप्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही समाप्त किया गया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय सेना में प्रचलित कोड़े लगाने की कुप्रथा को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया। साथ ही साथ भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी की निम्न नौकरियों को छोड़कर ऊंची नौकरियों से अलग रखने की गलत नीति को इन्होंने उलट दिया और भारतीयों की सहायक जज जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति की। मतलब इसके पहले जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे और जितने भी ईस्ट इंडिया के शासक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश जितने भी शासक थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय जो है वह उच्च पद पर नियुक्त हो ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन जो गवर्नर जनरल बने भारत के प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने इसका उलट काम किया और ईस्ट इंडिया कंपनी में निम्न पद पर जो भारतीय नौकरी करते थे, साथ ही साथ भारतीयों को उच्च पद प्रदान करने के लिए इन्होंने पहल की और भारतीयों को सहायक जज जैसे उच्च पदों पर, मतलब जो एक सहायक जज होता है उसके उच्च पद के लिए भी भारतीयों की नियुक्ति इन्होंने की और जो धारणा थी उसको समाप्त किया कि जो भारतीय उनको सिर्फ निम्न पद पर ही नौकरी प्रदान की जाए। साथ ही साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीयों की नियुक्ति अच्छे वेतन पर डिप्टी मजिस्ट्रेट जैसे प्रशासनिक पदों पर की और साथ ही डिविजनल कमिश्नरों के पद की भी स्थापना इन्होंने की। मतलब जो मंडल आयुक्त है और डिप्टी मजिस्ट्रेट है, ऐसे पदों पर भी भारतीयों की नियुक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई। तो इस प्रकार यह कह सकते हैं कि भारतीय युवाओं में, तात्कालिक भारतीय युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छे अवसर प्रदान किए गए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 ईस्वी के
एक्ट की धारा 87 के अनुसार जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को ही सेवा का आधार माना। जो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसी एक्ट की जो धारा 87 थी, उसके अनुसार जाति या रंग के आधार पर ही योग्यता को सेवा का आधार लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी माना और उसको आगे भी जारी रखा। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में विलियम बेंटिंक ने महत्वपूर्ण सुधार किए। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य एवं माध्यम, इन दोनों चीजों पर गहरा अध्ययन किया और भारतीय शिक्षा में अहम योगदान प्रदान किया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने 7 मार्च 1935 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो लॉर्ड मैकाले की जो समिति बनी थी, वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के द्वारा ही गठित की गई थी और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता की समिति जो थी, उन्होंने 7 मार्च 1835 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। और 1835 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। तो कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसके द्वारा रखी गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। कब रखी गई? 1835 में। अब जो महत्वपूर्ण चीज यहां पर एक ये है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाचार पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी स्वतंत्रता की वकालत की थी। हालांकि इसका जो श्रेय है वो चार्ल्स मेटकाफ को दिया जाता है। आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा अक्सर बुक्स में कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका संपूर्ण श्रेय सर चार्ल्स मेटकाफ को दिया जाता है, लेकिन इसकी जो सबसे पहले वकालत की और इसके लिए जो सबसे पहले प्रयास किए गए वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही किए गए। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान रहा लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने साथ ही साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय, अपीलीय तथा सर्किट न्यायालयों को बंद करवाकर इसका कार्य मजिस्ट्रेटों एवं कलेक्टरों में बांट दिया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित की थी प्रांतीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और सर्किट न्यायालय, इनको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद करवाया और इनका जो कार्य था, मतलब प्रांतीय न्यायालयों का, अपीलीय न्यायालयों का और सर्किट न्यायालयों का, इनका कार्य मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बांट दिया। आगे बात करते हैं भाषा पे। तो न्यायालय की भाषा फारसी के स्थान पर विकल्प के रूप में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही सबसे पहले प्रदान की गई। तो न्यायालयों में भाषा में स्थानीय भाषा के विकल्प की अनुमति किसने प्रदान की? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और 17 जून 1839 को जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इनकी मृत्यु पेरिस, फ्रांस में हो गई। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स की सीरीज के प्रथम वीडियो में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की। हम यहाँ पर क्रम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हम वरीयता दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए। क्रम के लिए आप हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण चर्चा की है भारत के गवर्नर्स की, भारत के वायसरायस की, मतलब जितने भी कार्यकाल रहे, जितने भी शासकों के, उनकी संपूर्ण चर्चा हमने क्रमबद्ध तरीके से की है। लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के लिए, उनके लिए हम जो स्पेशल वीडियोस बना रहे हैं, इसमें हम क्रम को वरीयता ना देकर हम वरीयता दे रहे हैं एग्जाम्स को, कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में किन किन टॉपिक से बन सकते हैं। तो इस प्रकार अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे लॉर्ड डलहौजी की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है उन सबके वीडियोस आपको रेगुलर रूप से मिलते रहें। बहुत ही जल्द हम शुरू करेंगे व्हाइट बोर्ड पे अपनी क्लासेस, जिसमें आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन प्रदान किया जाएगा। फेसबुक की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप वीडियो को जो हमारे फेसबुक पर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनकी, तो आप कमेंट करें मेल आईडी कमेंट बॉक्स में। अपने सुझाव में रेगुलर रूप से बताते रहें। अगर आपको कोई नई सीरीज चाहिए, किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।